हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदिशा चंदेल। वेलकम बैक टू द चैनल द ट्विन प्रोस। आज की इस वाली क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस करेंगे ऑफ योर ग्रेड 12th। तो ग्रेड 12th के पॉलिटिकल साइंस में जो आपकी बुक 1 है जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स से डील करती है, उसमें जो चैप्टर नंबर 7 है सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, इस वाले चैप्टर को हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये जो चैप्टर है ये बहुत बेसिक सा चैप्टर है, इसमें कुछ बहुत आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है। ठीक है, अगर आप सिर्फ ये वीडियो देखेंगे और सिर्फ साइड में नोट्स बनाते जाएंगे और हाईलाइट करते जाएंगे जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको बहुत एक्सेसिवली कुछ नहीं करना होगा। अगेन बेसिक चैप्टर है, पॉइंट्स आना जरूरी हो जाता है और थोड़े नंबर्स हमको यहाँ पे याद करने होंगे, वरना ओवरऑल इट्स प्रीटी इजी। आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑफ विद दिस। तो सिक्योरिटी की बात करते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिक्योरिटी होता क्या है। ठीक है, किसी भी चीज को हम लोग शुरू करते हैं उसका डेफिनेशन होना हमारे पास जरूरी है। तो अगर एक जनरल सेंस में बोलूं, तो अगर मैं आप लोगों से भी पूछूंगी तो आप यूजुअली आंसर दोगे ऐसा कुछ कि सिक्योरिटी जो है किसी थ्रेट से बचने का इज सिक्योरिटी। ठीक है, कोई भी आपके पास थ्रेट आ रहा है, आप उससे प्रोटेक्शन ले रहे हो, तो दैट हम कह सकते हैं कि वो एक सिक्योरिटी है। तो सिक्योरिटी इंप्लाइज फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट। तो क्या इसका ये मतलब है कि हर टाइप का थ्रेट, क्या हर टाइप का थ्रेट एक सिक्योरिटी इशू हो जाता है? ठीक है, क्या अगर कोई चोर आ रहा है मेरे घर में, कैन बी इक्वेटेड टू मेरी मम्मी को मेरे कम मार्क्स का पेपर मिल गया, क्या वो दोनों इक्वल लेवल के सिक्योरिटी इश्यूज हैं? ठीक है, या फिर कि कोई मतलब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आ गई है, या फिर कोई मूवी है जिसके लिए मतलब बहुत ज्यादा वो कमा नहीं पा रही है पैसे, तो क्या ये इक्वल हम लोग कह सकते हैं सिक्योरिटी इश्यूज हैं? नहीं है, राइट? तो यहाँ पे सर्टेन सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं जो हमें एज ए नेशन हम लोग उसको सिक्योरिटी इश्यूज मानते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए जो सिक्योरिटी इश्यूज होंगे हम यहाँ पे वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, एज ए नेशन हमारे लिए जो सिक्योरिटी इश्यूज है, रादर देन ऐसा इंडिविजुअल इंडिविजुअल भी करेंगे बट इन अ सोशियो इकोनॉमिक सेंस। तो हम लोग जब यहाँ पे अगेन बात करते हैं सिक्योरिटी की, तो यहाँ पे बेसिकली अगर आपका कोई कोर वैल्यू है वो थ्रेटन हो रहा है, तो वो एक सिक्योरिटी इशू है। अब कोर वैल्यू क्या होता है? कोर वैल्यू कौन सी ऐसी वैल्यूज होती है जो कोर होती हैं? ठीक है, कौन डिसाइड करता है कि वैल्यू कोर वैल्यू है या नॉन कोर वैल्यू है? वो सब हम लोग फर्दर मोर स्टडी करेंगे। तो उससे पहले यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं लिखा है, हम लोग सीधा आते हैं यहाँ पे ट्रेडिशनल नोशंस पे, एक्सटर्नल ट्रेडिशनल नोशंस के बारे में। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना जरूरी है कि आपका जो सिक्योरिटी इश्यूज होता है, ठीक है, इसके दो नोशंस है। नोशंस क्या होता है? आइडियाज। ठीक है, पर्सपेक्टिव एक तरीके से हम कह सकते हैं। एक है ट्रेडिशनल और एक है नॉन ट्रेडिशनल। तो यहाँ पे हम ट्रेडिशनल नोशंस में के अंदर भी एक्सटर्नल इंटरनल पढ़ेंगे, नॉन ट्रेडिशनल के अंदर भी एक्सटर्नल इंटरनल हम लोग उसके बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल नोशंस मतलब जो पुराने नोशंस हैं, ट्रेडिशनल यूजुअल नोशंस हैं, उनके एक्सटर्नल के बारे में बात करेंगे। एक्सटर्नल क्या होता है वो समझते हैं। तो यहाँ पे आपके जितने ट्रेडिशनल नोशंस होते हैं ना, वो मानते हैं कि आपका कंट्री का ग्रेटेस्ट डेंजर जो होता है वो है मिलिट्री थ्रेट। ठीक है, मिलिट्री थ्रेट, कि आपकी कंट्री को मिलिट्री कोई मतलब आपको इम्पोज कर रहा है एंड आपको दबा रहा है। ठीक है, कोई न्यूक्लियर वेपन्स ला रहा है या फिर कोई मिसाइल्स वगैरह ला रहा है, कोई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यूज कर रहा है आपकी कंट्री के अगेंस्ट। तो ट्रेडिशनल नोशन के मतलब हम लोग उसके तरफ से देखें, तो यहाँ पे जो आपके ग्रेटेस्ट डेंजर है आपके ऊपर, वो हो गए आपके मिलिट्री थ्रेट्स। तो मिलिट्री एक्शंस जो होते हैं वो आपकी कोर वैल्यू को हर्ट करते हैं। कौन कौन सी कोर वैल्यू? आपकी सोवेरेनिटी, ठीक है, आपकी इंडिपेंडेंस, आपका टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो है कंट्री का, वो आपका हार्म हो जाता है यहाँ पे। तो अब इन एक्शंस का रिस्पॉन्स क्या दे सकती है हमारी गवर्नमेंट? यहाँ पे हम एक्सटर्नल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस केस में हम ट्रेडिशनल नोशन में मान रहे हैं कि एक्सटर्नली कोई कंट्री आके हमारी कंट्री पे दबाव ला रही है। ठीक है, उसी रीजन से एक्सटर्नल कह रहा है। अब रिस्पॉन्स हमारी जो कंट्री दे सकती है वो 3 टाइप्स की होती है। ठीक है, बेसिक 3 टाइप है। सबसे पहले आप सरेंडर कर दो, पहले ही हार मान जाओ कि उसने आया अटैक करा, हार मान गए हम लोग, हम नहीं कर पाएंगे। दूसरा है प्रिवेंट करो। ठीक है, प्रिवेंट द अदर साइड फ्रॉम अटैकिंग। अब प्रिवेंट आप कैसे कर सकते हो? तो यूजुअली जो सबसे कॉमन वे होता है प्रिवेंट करने का, वो होता है खुद के वेपन्स भी बढ़ा देना। तो यूजुअली क्या होता है, आपने पढ़ा होगा लॉजिक ऑफ डेटरेंस के बारे में। लॉजिक ऑफ डेटरेंस कहता है कि अगर 2 कंट्रीज है, ठीक है, वो जानी दुश्मन है एक दूसरे की, पर दोनों के पास बहुत 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 बात उनके पास वेपन्स पड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो कंट्री एक दूसरे के ऊपर अटैक करने को मतलब हेजिटेट करेगी, करना नहीं चाहेगी, बिकॉज ऑफ लॉजिक ऑफ डेटरेंस। ठीक है, क्योंकि एक तरफ से वो बॉम्ब फेंकेगा, फिर वो वहां से बॉम्ब फेंकेगा, बहुत डिस्ट्रक्शन होएगा, एंड में कोई जीत के नहीं आने वाले, लोगों की
डेथ होएगी, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इकोनॉमिक लॉस हो जाएगा बहुत मैसिव स्केल पे और कंट्री पूरी आपकी गिर जाएगी। तो उसी रीजन से एक ये तरीका होता है कि प्रिवेंट करने का, कि हम अपने अपने वेपन्स भी बढ़ाते जाते हैं जिससे सामने वाली कंट्री है वो लॉजिक ऑफ डिटरेंस की वजह से अटैक ना कर पाए। एंड लास्ट है आपको ऑब्वियसली टू डिफेंड इटसेल्फ इन वॉर बाय एक्चुअल ब्रेकिंग आउट as to deny the attacking country its objective and to turn back or defeat the attacking forces altogether। इसका मतलब है कि ऑब्वियसली लड़ाई में अब आ गए हैं ऊपर से, तो लड़ लो उनके साथ। जैसे रशिया यूक्रेन में भी यूक्रेन कर रही है, ठीक है, वो हारी नहीं है, उसने सरेंडर नहीं किया, वो लड़ रही है अभी, तो वो ये वाला अप्रोच उसने अपनाया है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो सिक्योरिटी पॉलिसी है उसका मेन यहाँ पे कंसर्न यहाँ पे आ जाता है प्रिवेंटिंग वॉर का। दिस इज दी बेस्ट पॉलिसी यहाँ पे चूज करना, ठीक है, बात ही नहीं आने दो आपकी वॉर तक, प्रिवेंट कर सकते हो वॉर को इन अ वे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, थ्रू लॉजिक ऑफ डेटरेंस। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी जो है इसका नेक्स्ट कंपोनेंट, जो थर्ड कंपोनेंट है, दैट इज बैलेंस ऑफ पावर। तो बैलेंस ऑफ पावर क्या होता है कि आपका जो पावर है, हमने पढ़ रखा है बैलेंस ऑफ पावर के बारे में, हमने पॉलिटिकल सेंस में पढ़ रखा है क्लास 9th 10th में, कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी में डिवाइड हो जाता है, बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। वैसे ही एक ग्लोबल लेवल पे बैलेंस ऑफ पावर मतलब कि जो न्यूक्लियर वेपन्स है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जो कॉज कर सकते हैं थ्रेट हमारे कंट्री के एग्जिस्टेंस में, तो ये जो वेपन्स हैं ये किनके पास कितनी क्वांटिटी में है, वो यहाँ पे आपका बैलेंस ऑफ पावर में आ जाता है। तो अगर कोई कंट्री है, फॉर एग्जांपल हम सब जानते हैं कि यूएसए बहुत पावरफुल कंट्री है, ठीक है, व्हाट मेक्स यूएसए पावर, उसका मिलिट्री मेक्स यूएसए पावर, यूएसए के इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं, उसकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है, दैट मेक्स इट वेरी पावरफुल, राइट। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं एक इम्प्रॉपर बैलेंस ऑफ पावर है। इम्प्रॉपर बैलेंस ऑफ पावर मतलब वहां पे ज्यादा पावर है यूएसए के पास एज कम्पेयर टू अनदर कंट्री, ठीक है, एज कम्पेयर टू अ डेवलपिंग कंट्री और एन अंडर डेवलप्ड कंट्री। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बैलेंस ऑफ पावर के बारे में। तो यूजुअली क्या करते हैं गवर्नमेंट, वो मेंटेन करना चाहते हैं एक गुड बैलेंस ऑफ पावर। तो अगर इंडिया की हम लोग एग्जांपल लेते हैं, तो हमारे जो नेबर्स हैं, ठीक है, हमारे पास पाकिस्तान है, चाइना है, इनके साथ हमारी हमेशा से टेंशन रही है, राइट, बहुत अर्ली ऑन से हमारे पास इन लोगों के साथ टेंशन रही है हमारी। तो ये जो टेंशन है, तो हम कभी ऐसा नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान और चाइना के पास बहुत ज्यादा वेपन्स आ जाए, बहुत ज्यादा पावर आ जाए एज कम्पेयर टू अस, हम पीछे पीछे रह जाए, हम लोग ज्यादा फटाफट ना ग्रो करें। तभी हम भी बहुत कोशिश करते हैं इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली, मिलिट्री वाइज यहाँ पे ग्रो करने का, जिससे बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन हो जाए, कोई एक ज्यादा स्ट्रांग ना हो। क्योंकि ऑब्वियसली आप सोचो, अगर एक नेशन ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा तो उसके जीतने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, उस अगर कभी लड़ाई होती है आगे जाके। तो बेसिकली यही लिखा है। फोर्थ पॉइंट जो आपका यहाँ पे आ जाएगा इज अलायंस बिल्डिंग। तो अलायंस बिल्डिंग की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना जरूरी होता है कि जो आपकी कंट्रीज हैं वो यूजुअली अकेले नहीं लड़ती हैं, वो बहुत सारी कंट्रीज ज्वाइन करके लड़ती हैं। तो आपने वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी देखा होगा, वर्ल्ड वॉर में अलायंस थे, ठीक है, यही एग्जैक्टली नाम, एंड देन एक्सेस पावर भी थी एक। तो ये जो कंट्रीज थी, ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज थी विच केम टुगेदर टू फाइट द वॉर। तो यहाँ पे अलायंस बिल्डिंग होना भी जरूरी हो जाता है कहीं काफी हद तक, इवन दो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो नॉन अलाइनमेंट को फॉलो करती है, कि हम अलाइन नहीं होंगे कभी किसी से, हम इंडिविजुअल डिसीजन देखेंगे। बट तब भी अलायंसेस का होना इसलिए मतलब थोड़ा वो माना जाता है, क्योंकि हमको समझ में आ जाता है कि कौन थ्रेट करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अभी नेटो का जो इशू हो रहा था यूक्रेन रशिया वॉर में, तो यूक्रेन जो है वो चाह रही है कि नेटो इन्वॉल्व हो, ठीक है, नेटो की कंट्रीज आए, बिकॉज इट नोस कि अगर यूक्रेन अकेले रशिया को नहीं हरा सकता, राइट, पर नेटो की कंट्रीज आएगी, तो यूएसए और पूरी वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज जब साथ में आके वेपन्स वगैरह देंगी तो रशिया हार जाएगा, ठीक है, रशिया उसके पास ज्यादा पावर मतलब स्टैंड नहीं कर पाएगा। तो यही एग्जैक्टली यही होता है आपका पार्ट यहाँ पे अलायंस बिल्डिंग का। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल भी दे रखा है कि अफगानिस्तान में इलेक्शन चल रहे थे उस टाइम पे, तो यूएसएसआर ने एक अपनी पार्टी लगाई हुई थी, एंड यूएसए ने जो आपके इस्लामिक मिलिटेंट्स थे अफगानिस्तान में उस टाइम पे, उनको सपोर्ट किया, ठीक है, उन्होंने उनको सपोर्ट किया जिससे वो जीत जाए, और मतलब इवेंचुअली यूएसएसआर की पावर हार जाए, और वो एट द एंड ऑफ द डे यूएसए को ही भारी पड़ गया, बिकॉज वहां से अलकायदा का जन्म हुआ, और मतलब उसामा बिन लादेन वगैरह आया, 9/11 का अटैक हम सब जानते हैं। तो ये सब इसका पार्ट हो जाता है। अब ट्रेडिशनल व्यू ऑफ सिक्योरिटी की बात करेंगे, तो मैंने आपको इधर ही बोला एक्सटर्नल में, यूजुअली ट्रेडिशनल व्यू ऑफ सिक्योरिटी यही मानता है कि आपकी मोस्ट थ्रेट्स जो है आपके आपके एग्जिस्टेंस पे, वो आपके आते हैं आउटसाइड ऑफ इट्स बॉर्डर, ठीक है, आपके बॉर्डर के बाहर से आप पे ज्यादा थ्रेट मानते हैं। विद इन द कंट्री जो है यहाँ पे ज्यादा वो उतना फोकस नहीं हो पाता है इधर।
अब हमको यूजुअली क्या लगता है, हमको लगता है कि ये जो बॉडीज हैं यूनाइटेड नेशंस वगैरह है ना, ये सारी बॉडीज जो हैं ये बहुत पावरफुल बॉडीज हैं। अगर यूएन ने बोला यूएसए को कि नहीं तुम इस चीज में इन्वॉल्व नहीं होगे, तुम इन कंट्रीज पे दबाव नहीं डाल सकते हो, तो वो बंद हो जाएगी। पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन इज जस्ट अ बॉडी एंड इट इज पावरफुल बिकॉज ऑफ इट्स मेंबर्स, ठीक है। वो कभी भी ऐसा कोई रूल नहीं ला सकती है जो हर इंसान पे लागू होगा, ठीक है। काफी हद तक वो प्रेशर जरूर कर सकती है, बट एट द एंड ऑफ द डे जो गवर्नमेंट को करना है, जो भी जिस मिलिट्री ग्रुप को करना है, वो एट द एंड ऑफ द डे वही परस्यू करेंगे, वो वही करने वाले। यूनाइटेड नेशंस और जो बाकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, वो इस चीज में ज्यादा वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती हैं, ठीक है। उनका ज्यादा स्टे नहीं होता है। अब हम बात करेंगे ट्रेडिशनल नोशन में, बट इंटरनल, ठीक है। ट्रेडिशनल नोशन एक्सटर्नल मतलब बाहर से दबाव पड़ रहा है मिलिट्री वाइज। ट्रेडिशनल नोशन इंटरनल क्या होगा, इंटरनली हमारे को यहाँ पे मिलिट्री और मतलब वेपन्स वगैरह के थ्रू हम लोगों पे डिस्ट्रक्शन आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लेकिन 1991 इस तक आप देखोगे कि लोग जो थे वो यूजुअली एक्सटर्नल मिलिट्री फोर्स पे ज्यादा फोकस कर रहे थे। उनका जो अटेंशन था वो एक्सटर्नल के टुवर्ड्स ज्यादा था। क्यों? क्योंकि ये हम ऐसे टाइम की बात कर रहे हैं 1945 से 1991। आप लोगों को पता होगा कोल्ड वॉर चल रहा था, राइट। कोल्ड वॉर में ऑलरेडी मिलिट्री टेंशन बिल्ड अप हो रही थी, यूएसए यूएसएसआर के बीच में अलायंस बिल्डिंग चल रही थी। तो सब लोगों को डर लग रहा था कि कभी भी कहीं पे भी कहीं से भी बॉम्ब आके गिर सकता है, हमको प्रिपेयर्ड रहना है। तो यूजुअली लोग अपने जो कंट्री में हो रहा है, अपने कंट्री में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उस पर ज्यादा फोकस नहीं थे एज कम्पेयर टू जो कॉन्फ्लिक्ट बाहर चल रहे थे। तो ये जो इंटरनल वाला है ये आज के टाइम पे ज्यादा है। 1991 के बाद से जब यूएसएसआर फॉल हो गया, उसके बाद से ये जो इंटरनल आपका ये सिक्योरिटी थ्रेट है, इस पे ज्यादा फोकस हमने करना शुरू किया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि न्यूली जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज हो रही होंगी। आप लोगों को पता होगा कि 1960s के टाइम पे अफ्रीका में बहुत सारी इंडिपेंडेंट कंट्रीज आ रही थी, ठीक है। उसी के टाइम पे 50-60 में एशिया में भी बहुत सारी इंडिपेंडेंट कंट्रीज आ रही थी। तो ये कंट्रीज इंडिपेंडेंट क्यों बन रही थी? बिकॉज ऑफ डीकोलोनाइजेशन, ठीक है। जो कॉलोनियल रूलर्स थे यूजुअली ये मतलब ब्रिटिश और फ्रांस और डच लोग ही थे, तो ये लोग उन कंट्रीज को छोड़ छोड़ के जा रहे थे, तो नई नई कंट्रीज बन रही थी। तो ये जो नई इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, ये लोग भी एक्सटर्नल थ्रेट पे ज्यादा फोकस कर रहे थे इस टाइम पे, ठीक है। ये एक सिमिलैरिटी है, बिकॉज ये लोग भी बॉर्न किस टाइम पे हुए थे? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोल्ड वॉर, ठीक है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोल्ड वॉर अब यहाँ पे एक्सटर्नल टेंशन बहुत ज्यादा हो गया था, तो इन लोगों को डर था कि इनके जो आसपास के नेबर्स जो कंट्री है वो इन पे अटैक कर देगा। इनको यूएसए यूएसएसआर को उतना डर नहीं था जितना इनको खुद की नेबरिंग कंट्री से डर था, ठीक है। वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पे तभी फोकस नहीं कर पा रहे थे उस टाइम पे। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो हो रही है, ठीक है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे इवन देन। तो ये एक हम कह सकते हैं एक तरीके की सिमिलैरिटी है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे आप देखिए हम कहते हैं कि कोल्ड वॉर यूएसए और यूएसएसआर के बीच में लड़ी गई थी, बट यहाँ पढ़िए 1/3 ऑफ ऑल वॉर्स जो हुई थी, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1/3 जितनी वॉर्स हुई थी आपकी, इंक्लूडिंग द वॉर्स जो कोल्ड वॉर के टाइम पे हुई थी। कोल्ड वॉर के टाइम पे भी छोटी छोटी वॉर्स जो हुई थी वो आपकी हुई थी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अराउंड। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कौन सी है? बेसिकली नॉन अलाइंड कंट्रीज, ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज यहाँ पे आ जाती है। न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज में यहाँ पे मोस्टली लड़ाई लड़ी गई थी। अब हम बात करते हैं एक डिफरेंस के बारे में। एक सिमिलैरिटी बता दी मैंने आपकी यूरोप और न्यूली इंडिपेंडेंट और नेशंस के बीच में। अब हम बात करेंगे एक डिफरेंस के बारे में यूरोप और न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस के बीच में। तो एक यहाँ पे हम कह सकते हैं मेजर डिफरेंस जो एक हो गया, हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज जो थी वो ज्यादा डर में थी कि यूएसए और यूएसएसआर लड़ेंगे और उनमें से एक हमारे ऊपर आके लड़ जाएगा। पर जो आपकी यहाँ पे जो छोटी कंट्रीज थी जो अभी अभी बॉर्न हुई थी, उनको उसका डर था कि आसपास की कंट्री अटैक कर देगी भाई हमारे ऊपर। हम लोगों को यूएसए यूएसएसआर से ज्यादा नहीं है जितना हमको लैक ऑफ रिसोर्सेज है। तो आपने पढ़ रखा होगा कि छोटी कंट्रीज ज्वाइन कर रही थी यूएसए यूएसएसआर को, जिससे उनको रिसोर्सेज मिल पाए इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ फ्रॉम फॉरेन, मतलब जो उनके डिस्प्यूट्स चल रहे थे उस टाइम पे। अब इंटरनल वॉर्स की बात करें तो आज के दिन पे इंटरनल वॉर्स जो होते हैं वो बहुत बड़ा मतलब एक सिनेरियो क्रिएट हो गया है। बिकॉज यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं वॉर्स जो आपके इंटरनल वॉर्स हैं मेक अबाउट 95% ऑफ ऑल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स फॉट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है। आज के दिन 95% ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स जो होती हैं वो इंटरनल वॉर होती है।
फॉर एग्जाम्पल अफगानिस्तान का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज है जो अभी इंटरनल वॉर में, नाइजीरिया वन ऑफ देम आई बिलीव। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे इंटरनली आपके यहाँ पे तालिबान आ जाता है या फिर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन आके दबा देती है, ठीक है। 1946 से 1991 के बीच में यहाँ पे एक 12 फोल्ड राइज देखा गया है इन द नंबर ऑफ सिविल वॉर। सिविल वॉर क्या होता है, मतलब एक ही कंट्री के लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, दैट इज अ सिविल वॉर। तो यहाँ पे 12 फोल्ड राइट्स, 12 फोल्ड मतलब 12 टाइम्स, ठीक है। तो जितना पहले होता था उससे 12 टाइम्स आपका यहाँ पे इंक्रीज हो गया है इन द पास्ट 200 ईयर्स। नेक्स्ट टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन, ठीक है। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी अगेन मैंने बता दिया, मिलिट्री इंक्लूडेड, वेपन्स इंक्लूडेड ही होता है यूजुअली। तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का एक तरीके से हम जो कम कर सकते हैं दैट इज कोऑपरेशन, ठीक है। कोऑपरेशन बिटवीन ऑल ऑफ दीज कंट्रीज, ये और कोऑपरेशन बिटवीन द ग्रुप ऑफ द पीपल, अगर वो इंटरनल चल रहा हो वहां पे। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग माने जाते हैं कि आपको अगर मतलब यूनिवर्सली ऐसा एक्सेप्टेड है कि अगर आपको लड़ना है जाके वॉर में तो आप तभी लड़िए, ओनली फॉर द राइट रीजन है अगर आपके पास, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेल्फ डिफेंस, जैसे अभी अगेन मैं रशिया यूक्रेन का एग्जाम्पल ले रही हूँ। यूक्रेन सेल्फ डिफेंस में लड़ रहा है, और टू प्रोटेक्ट अदर फ्रॉम जेनोसाइड। ये जो एग्जाम्पल है ये रशिया ने दिया है अपने तरफ से, ठीक है, कि हम इसलिए लड़ रहे हैं यूक्रेन से बिकॉज यूक्रेन के इस रीजन में मतलब एक पर्टिकुलर एथनिसिटी जो रशियन एथनिसिटी है उनको गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सेल्फ डिफेंस और पर्टिकुलर जेनोसाइड से अगर आप बचा रहे हो, दिस रीजन से हम कह सकते हैं कि हाँ वॉर इज स्टिल फाइन बट देर आर बेटर वेज टू गो अबाउट इट, ठीक है। माना जाता है कि जो आर्मीज हैं वो खुद में ही लड़े, सिविलियंस को हार्म ना पहुंचे, ठीक है। लोगों तक जो आपके पुअर मैन एंड वुमेन है जिनने कुछ किया नहीं है उन पे ज्यादा हार्म ना आए। अब ट्रेडिशनल व्यू जो है यहाँ पे आपके पास अगेन यहाँ पे तीन मेन चीजें आ जाती है कोऑपरेशन के अंडर, ठीक है। सबसे पहले आपका आता है डिसआर्ममेंट। डिसआर्ममेंट का क्या मतलब होता है कि आपके पास जो आर्म्स है, ठीक है, ये वाले आर्म्स नहीं, जो आपके पास वेपन्स एंड न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो जो सारे वेपन्स हैं आप लोगों के पास, आप उनको छोड़ दें, ठीक है, डिसआर्म कर दें, हटा दें, ठीक है। तो हर वेपन आप नहीं हटा सकते हो बट पर्टिकुलर वेपन्स होते हैं थोड़े थोड़े जो आप कह सकते हो कि हाँ दिस इज एथिकली रॉन्ग, हमको इनको हटा देना चाहिए। एक होता है आर्म्स कंट्रोल, मतलब कितने वेपन्स आप बना सकते हो उसको कंट्रोल करना। और एक होता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मतलब एक दूसरे से अपने आइडियाज शेयर करना। तो इसको इन डेप्थ समझते हैं। डिसआर्मामेंट अगेन मैंने आपको बताया कि एक तरीके के वेपन को पूरा छोड़ देना। यहाँ पे सर्टेन काइंड्स ऑफ वेपन आपको पूरे गिव अप करने होते हैं। इसका एग्जांपल 1972 में आपके बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन जो था, ठीक है, वो एक इधर एग्जांपल हो गया कि बायोलॉजिकल वेपन नहीं यूज करेंगे। 1992 के में केमिकल वेपन कन्वेंशन जो था, ठीक है। तो ये बहुत बड़े नंबर्स पे लोगों ने इस पे मतलब आके एनरोल किया था। 155 स्टेट्स ने यहाँ पे साइन किया था बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन 72 का, एंड 181 स्टेट्स ने यहाँ पे साइन किया था 1992 के बायोलॉजिकल केमिकल वेपन कन्वेंशन को। अब हम बात करते हैं आर्म कंट्रोल रेगुलेट्स की, आर्म कंट्रोल के बारे में, ठीक है। आर्म कंट्रोल के बारे में बात करें तो आर्म कंट्रोल का मतलब हो जाता है कि कितना आप प्रोड्यूस कर सकते हो उसको कंट्रोल कर देना। तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी हो गई आपकी 1972 की, वो एक तरीके से यहाँ पे इंक्लूडेड हुई, ठीक है। ऐसे यूएसएसआर ने बहुत सारी आर्म कंट्रोल ट्रीटी साइन करी थी जिससे क्योंकि जो आर्म्स रेस चल रहा था उन लोगों का वो कम हो जाए, वो बहुत ज्यादा मास प्रोडक्शन ना करे वेपन्स का। तो इनमें से एक एग्जांपल हम कह सकते हैं न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी 1968 का भी एक एग्जांपल है। अब एनपीटी के अंदर क्या था, इधर इसके अंदर जो 5 कंट्रीज थी उस टाइम पे जिनके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर मतलब न्यूक्लियर वेपन्स थे, ठीक है, सिर्फ वही कंट्रीज हैं जो और न्यूक्लियर वेपन्स प्रोड्यूस कर सकती हैं। बाकी जितनी कंट्रीज है उनको अलाउ नहीं किया जाएगा प्रोड्यूस करने को। तो आप एक तरीके से देख सकते हैं बहुत डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी है, ठीक है। और इसी रीजन से इंडिया ने इसको साइन नहीं किया था, इंडिया इसके अगेंस्ट था, ठीक है। इंडिया इसके हमेशा से अगेंस्ट रहा है बिकॉज उसको पता है कि बहुत डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी है, ऐसा नहीं फॉलो करना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग सिर्फ थोड़ी कंट्रीज के पास रहे न्यूक्लियर, ज्यादा के पास ना हो, दैट इज पीस बिल्डिंग, बट वो थोड़ी कंट्रीज के पास भी क्यों रहे, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। नेक्स्ट ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में आपका नेक्स्ट जो हम बता रहे थे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग क्या होता है, 2 कंट्रीज हैं या फिर बहुत सारी कंट्रीज है वो एक साथ आती है और वहां पे अपने अपने प्लान शेयर करती है मिलिट्री के। तो जब ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का प्रोसेस होता है यहाँ पे, तो
इसमें आप चौड़ते नहीं हो कि देखो हमारे पास कितने वेपन्स है, ये। इसमें आप बेसिकली दिखा रहे हो सामने वाले को, देखो ये वेपन्स है हमारे पास, ये हम अभी कर रहे हैं, ये टेस्ट होने वाले हैं हमारे। ठीक है, इससे क्या होता है, जो दूसरी कंट्रीज हैं उनको ये ना लगे कभी, वो ऐसा मतलब ना लगे कि आप उन पे अटैक करने वाले हो, ऐसा कुछ हो ना। तो उस तरीके से आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करते हो। तो इंडिया पाकिस्तान भी बहुत सारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में पार्ट लेता है, बिकॉज बहुत हमारे जो रिलेशनशिप है बहुत ज्यादा टेंस्ड है। ठीक है, तो अगर कभी भी कुछ भी हल्की सी भी छूट हो जाए तो वॉर बन सकता है, बहुत सिचुएशन एस्केलेट हो सकती है फटाफट। ठीक है, तो उसको हटाने के लिए, उसको राह लाने के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर बहुत जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटीज की। अभी तक हमने बात किया ट्रेडिशनल मिलिट्री वगैरह, पर हम बात करेंगे नॉन ट्रेडिशनल। तो आपको क्या लगता है, सिर्फ मिलिट्री से आपको डर है, ठीक है, कि कभी पाकिस्तान चाइना के साथ हमारी लड़ाई हो जाएगी और हम लोग तो वो इधर इतना इश्यू हो जाएगा, क्या सिर्फ वही एक सिक्योरिटी इश्यू है आपके लिए? नहीं, राइट। बहुत डिफरेंट टाइप के सिक्योरिटी इश्यूज भी आते हैं आपके पास। इनमें से यही जो आपके नॉन ट्रेडिशनल है, ठीक है, जो मिलिट्री को छोड़ के सिक्योरिटी इश्यूज है बेसिकली सारे, वो आपके आ गए नॉन ट्रेडिशनल के अंदर। तो इसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका होता है ह्यूमन सिक्योरिटी। ह्यूमन सिक्योरिटी इज बेसिकली ह्यूमन बींग्स पे ज्यादा फोकस करना एज कंपेयर टू प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट। स्टेट का मतलब अगेन स्टेट से नहीं, ये हरियाणा यूपी गुजरात। स्टेट का मतलब हो गया कि एक पूरी कंट्री भी हो सकती है, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉमन लॉ के विद इन जितनी भी रीजन आता है वो एक स्टेट कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो जब हम यहाँ पे स्टेट बोलेंगे तो कंट्रीज को भी रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तो ह्यूमन सिक्योरिटी यहाँ पे ज्यादा इधर फोकस करता है। प्रोटेक्टिंग सिटीजन फ्रॉम फॉरेन अटैक मे बी नेसेसरी, कभी कभी ज्यादा नेसेसरी हो जाता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है कि हम ध्यान रख रहे हैं कि हम खुद अपने सिटीजन्स को बेसिक राइट्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, हम फॉरेन अटैक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम खुद अपने आप को, अपने सिटीजन्स को देख रहे हैं कि हम लोग एक इक्विटेबल डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं या नहीं। क्योंकि आप लास्ट 100 ईयर्स में देखोगे तो आप लोगों को फॉरेन आर्मीज ने जितना नहीं मारा है खुद की कंट्रीज में, उतना तो खुद की कंट्रीज ने खुद को ही मार दिया है। ठीक है, तो ये एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स है, तो ये हमें यहाँ पे ध्यान देना है। इसके साथ दो आपके कॉन्सेप्ट है ह्यूमन सिक्योरिटी के अंदर, एक है थोड़ा सा नैरो कॉन्सेप्ट और एक है ब्रॉड कॉन्सेप्ट। तो नैरो कॉन्सेप्ट जो हो गया वो फोकस करता है वॉयलेंट थ्रेट्स पे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आपके यूएन सेक्रेटरी जनरल है कोफी आनन, उन्होंने कहा है द प्रोटेक्शन ऑफ कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स फ्रॉम इंटरनल वायलेंस। ठीक है, तो वायलेंस हो रहा है अगर कोई इंटरनल, तो यहाँ पे एक नैरो कॉन्सेप्ट ये हो गया। ब्रॉड क्या होता है, वायलेंस को छोड़ के भी जो इश्यूज होते हैं आपके हेल्थ के बारे में, पैंडेमिक था राइट, तो हम कितना इनसिक्योर फील कर रहे थे अबाउट आवरसेल्व्स कि कैसे होगा, कौन सी मेडिसिन लेनी है, कैसे हम लोग अपना हेल्थ केयर एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, आपकी इकोनॉमिक वगैरह के बारे में, अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आएगा तो गवर्नमेंट क्या लेगी, हमारा सोशल स्टेटस क्या है हम लोगों की कंट्री में। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट के विद इन आती है। ठीक है, तो बेसिक यही है कि ब्रॉड कॉन्सेप्ट में आपकी हर चीज आ जाती है, नैरो कॉन्सेप्ट में आप सिर्फ वॉयलेंट रिलेटेड चीजों पे फोकस करते हो। अब अगेन मैंने आपको बोला कि 1991 के बाद से ग्लोबल सिक्योरिटी पे भी बहुत ज्यादा एम्फेसिस आ गया था। ठीक है, ग्लोबल सिक्योरिटी क्यों? ग्लोबल सिक्योरिटी बिकॉज अब हमारे पास इश्यूज आ रहे थे जो सिर्फ एक कंट्री अकेले टैकल नहीं कर सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एड्स HIV का ये जो बहुत ज्यादा स्प्रेड होना शुरू हो गया था, ये कोई कंट्री देख के नहीं स्प्रेड हो रहा था। ठीक है, पैंडेमिक अभी कोरोना वायरस कोई कंट्री देख के नहीं स्प्रेड हो रहा था, ये ग्लोबल लेवल पे फैल रहा था। तो एग्जैक्टली उस रीजन से बहुत सारी कंट्रीज को एकजुट होकर लड़ना था। इंटरनेशनल टेररिज्म, अगेन टेररिज्म ऐसी चीज नहीं है कि अगर कोई एक इंसान है उसने कह दिया कि मतलब एक ही कंट्री के विद इन चल रहा है तो चल रहा है, हर जगह स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने में एकदम टाइम नहीं लगता है। ग्लोबल वार्मिंग के इशू की बात हो गई, बर्ड फ्लू के इशू के बारे में बात हो गई, तो ऐसी एक कंट्री थोड़ी है जो ग्लोबल वार्मिंग बंद कर देगी। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि आपके जो इश्यूज होते हैं कभी कभी क्या होता है कि डिस्प्रोपोर्शनेटली हार्म कर देता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम अभी की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग जो है अपनी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो होता है ये डेवलप्ड कंट्रीज की वजह से आया है। ठीक है, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जिसने दिया है ग्लोबल वार्मिंग में वो डेवलप्ड कंट्रीज है, बट मैक्सिमम हार्म अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 1.5 to 2 मीटर से अगर हम लोगों का ये जो सी लेवल होता है राइज कर जाए, ठीक है, 1.5 to 2 मीटर्स अगर सी लेवल राइज कर जाएगा तो 20% बांग्लादेश फ्लड आउट हो जाएगा। ठीक है, 20% बांग्लादेश गायब। ठीक है, मालदीव्स आपका मोस्ट ऑफ मालदीव्स गायब। ठीक है, थाईलैंड की हाफ पॉपुलेशन गायब। तो सोचिए सी लेवल ऐसी चीज थोड़ी है कि जो सिर्फ मालदीव्स बांग्लादेश और थाईलैंड का काम है, नहीं,
हर एक्टिविटी जो आप करते हो, हर चीज जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हो ऑल ओवर द कंट्री, सबका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, बट डिस्प्रपोर्शनेटली पड़ रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट। ऐसे कौन से सोर्सेज है जो नए आए हैं, रिलेटिवली न्यू हैं, जो हमारे को थ्रेट प्रोवाइड करते हैं। एक सबसे पहले ऑब्वियसली टेररिज्म। ठीक है, टेररिज्म क्या होता है? एक पॉलिटिकल वायलेंस होता है जो टारगेट करता है सिविलियंस को डेलिबरेटली और इनडिस्क्रिमिनेटली। ठीक है, पॉलिटिकल वायलेंस क्यों? क्योंकि ये यूजुअली आप देखो कि टेररिस्ट अटैक इसलिए होते हैं क्योंकि कोई गवर्नमेंट ने कुछ लॉ ले आया, या फिर कोई गवर्नमेंट मतलब कुछ कर रही है जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को नहीं पसंद में आ रहा है, या फिर कोई जेल में चला गया है उन टेररिस्ट लोगों का, एंड देन दे वांट कि वो निकल जाए, तो वो और हार्म कॉज करते हैं। तो ये हम कह सकते हैं, और ये यूजुअली सिविलियंस पे करते हैं अटैक। ठीक है, सिविलियंस पे क्यों अटैक करते हैं? यहाँ पे सिविलियंस को इसलिए चूज किया जाता है बिकॉज सिविलियंस डर जाएंगे, राइट? हम लोग सिविलियंस, एज सिविलियंस ऑब्वियसली बात है, अगर कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है आपके घर के आसपास तो आप डर जाओगे, आप प्रेशर क्रिएट करोगे गवर्नमेंट के ऊपर, और गवर्नमेंट पे और प्रेशर आता जाएगा और वो टूट सकती है। तो और उसको उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के डिमांड्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ सकता है इन द फ्यूचर। तो उसी रीजन से वो यूजुअली सिविलियंस को टारगेट करते हैं, वो वीकेस्ट लिंक को टारगेट करते हैं। तो क्लासिकल की से आपने देखा होगा, मतलब टेररिज्म का आपने सुना होगा कि हाईजैकिंग होती है प्लेन्स की, कैफे मार्केट वगैरह में हाईजैक कर दिए जाते हैं। 9/11, 26/11 इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ह्यूमन राइट्स के बारे में। ऑलराइट, सो इस चैप्टर में हमारे पास एक एडेड टॉपिक भी है, ठीक है, यही आपके ऑलरेडी चैप्टर में दिया हुआ एक टॉपिक टेररिज्म करके, तो उसी में थोड़ा और ब्रीफ डिटेल में इन्होंने यहाँ पे एक एडेड टॉपिक भी दे रखा है, इसको एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं। तो इस एडेड टॉपिक में टेररिज्म में सबसे पहले इन्होंने डेफिनेशन दी है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज टेररिज्म, तो आप ये वाली डेफिनेशन दिखेगा, क्योंकि ये ज्यादा मतलब बड़ी डेफिनेशन है एज कम्पेयर टू जो आपको बुक में प्रोवाइड है। तो टेररिज्म रेफर्स टू systematic use of brutal violence that creates an atmosphere of fear in society. It is used for many purposes, very prominently the politico-religious purposes. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने वर्ड यूज किया है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक का मतलब एक सिस्टम फॉलो करते हुए, ठीक है, मतलब कि बहुत डेलिबरेट एक्शंस होते हैं टेररिज्म में, और बहुत डेलिबरेटली सोच के वो करते हैं। ठीक है, वो सोचते हैं कि हम कहाँ पे किस कम्युनिटी को टारगेट करें जिससे उनको फायदा हो सके, ठीक है, किस कम्युनिटी पे हार्म पहुंचा सके जिनसे उनको फायदा हो। तो इट्स सिस्टमैटिक यूज ऑफ वायलेंस, ठीक है, या तो कभी बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं या तो प्लेन हाईजैक, तो वायलेंस होता है वहां पे, जिससे एक फेयर हो जाता है सोसाइटी के अंदर। ठीक है, हमने ऑलरेडी बात कर रखी है कि जब भी टेररिज्म आता है तो लोग जो होते हैं, सिविलियंस जो होते हैं, वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, एंड दैट क्रिएट्स अ प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। ओके, एंड ये मोस्टली किस रीजन से होता है? पॉलिटिकल रीजन आपके होते हैं यहाँ पे, जैसे कि अगर कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा है तो वो मतलब टेररिस्ट बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, अगर उनको लगता है कि कोई गवर्नमेंट पॉलिसी सही नहीं है। ठीक है, रिलीजियस आइडियोलॉजीज बहुत ज्यादा इधर आ जाती है टेररिज्म में। तो यूजुअली ये आपके मेजर रीजंस होते हैं, इसके अलावा भी होते हैं रीजंस, बट दीज आर मेजर वंस। इसके साथ इन्होंने यहाँ पे 3 ब्रॉड मीनिंग्स दे रखे हैं टेररिज्म के। सबसे पहले यही है कि सिस्टमैटिक यूज हो रहा है यहाँ पे टेरर का एंड वायलेंस का एज अ मीन ऑफ कोअर्शन। ठीक है, मतलब कि अपना एक पर्टिकुलर जो आपका गोल है उसको अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा सिस्टमैटिकली टेरर वगैरह का यूज करना। ठीक है, लोगों में डर फैलाना जिससे आपको आपको जो चाहिए उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, उनको वो मिल रहा है, वो एक टेररिज्म का एक्ट हो जाता है। इसके साथ यहाँ पे ये भी है कि जो वायलेंस एक्ट्स विच आर इंटेंटेड टू क्रिएट फियर आर परपेचुएटेड फॉर अ रिलीजियस, पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल एंड डेलिबरेटली targeted or disregard the safety of non-combatants मतलब हम लोग सिविलियंस। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि वायलेंट एक्ट्स जो होते हैं उसका यूज करना, टेररिज्म यूज करना, ठीक है, वायलेंस का यूज करना, जिससे जो आम जनता है, जो पब्लिक है, वो डर जाए एंड एक प्रेशर क्रिएट हो जाए अगेंस्ट सोसाइटी में। एंड ऑब्वियसली एक्ट्स ऑफ अनलॉफुल वायलेंस एंड वॉर, अगर कोई भी अनलॉफुल वायलेंस हो रहा है, अनलॉफुल वॉर हो रही है, तो हम उसको टेररिज्म डीम कर सकते हैं। तो अगर आपसे ये भी ध्यान रखिएगा, ये 4 मार्क में आ सकता है व्हाट इज टेररिज्म करके, तो ये जो ऊपर रखे हैं यहाँ पे पॉइंट्स आपको वहीं लिखने हैं। ठीक है, इसके अलावा यहीं पे कंटिन्यू किया जा रहा है कि जो टेररिज्म है, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे टेररिज्म मिलेगा आपको, एक भी ऐसी कोई कंट्री नहीं मिलेगी जहाँ पे टेररिज्म ही नहीं है। ठीक है, हर जगह पे टेररिज्म पाया जाता है, और बहुत सारी कंट्रीज है जिन्होंने ट्राई किया है बोलने का कि टेररिज्म, थोड़े टेररिज्म गुड होते हैं और थोड़े टेररिज्म बैड होते हैं, मतलब यहाँ तक उन लोगों ने कहा हुआ है ये सब, बट इंडिया हमेशा से इसके अगेंस्ट रहा है। इंडिया ने हमेशा इसको डिनाई किया है। इंडिया हमेशा से टेररिज्म के अगेंस्ट रह चुका है। उसने कभी भी ये नहीं कहा कि हाँ थोड़ा गुड टेररिज्म होता है, थोड़ा बैड टेररिज्म होता है।
और हमेशा से उसको बैड की कैटेगरी में ही डाला है, ठीक है। ऑल टेररिज्म इज बैड बेसिकली। एंड यहाँ पे यही लिख रखा है कि इंडिया के जो करंट प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी हमारे, तो वो उनका भी यही मानना है एंड कि ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लोबल इशू है एंड इस पे हमको बहुत ज्यादा अच्छे से अभी के अभी डिसीजंस लेने पड़ेंगे जिससे फ्यूचर में टेररिज्म हम उसको कम कर सकते हैं। सो या दैट इज बेसिकली इट, दैट्स अबाउट इट, ठीक है। ह्यूमन राइट्स बेसिक 3 पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। ब्रॉडली अगर डिवाइड करना होगा तो 3 बेसिक पार्ट है। सबसे पहले पॉलिटिकल राइट्स। आपकी पॉलिटिकल राइट्स क्या हो जाएगा, जैसे कि आपके जितने आपकी फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके पॉलिटिकल राइट्स है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, आपका फ्रीडम जो रिलीजन आपको फॉलो करना है, आपके कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, आपके राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये सब आपका इक्वालिटी वगैरह यहाँ पे आपका आ जाता है पॉलिटिकल राइट्स में। सेकंड आपका हो जाता है सोशियो इकोनॉमिक, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक मतलब आप सोशल अपने सोसाइटी में आप कितने राइट्स है। कभी कभी ऐसा होता है लोग बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं और उनको मतलब इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो एक तरीके से वो कह सकते हैं। इकोनॉमिक में क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक में जो कभी कभी पुअर लोग होते हैं वो बेसिक चीजों का एक्सेस नहीं कर पा सकते हैं, ठीक है। जैसे राशन पानी हो गया, उनका हेल्थ केयर हो गया, तो उसके लिए उनको थोड़ा सब्सिडाइज रेट में देना वो उनका एक इकोनॉमिक राइट हो गया। एंड देन इज योर इंडिजिनियस पॉपुलेशन। इंडिजिनियस मतलब जो उस जगह की है नेटिवली, ठीक है, और उस जगह की एथनिक है, तो हम उसको कह सकते हैं इंडिजिनियस माइनॉरिटीज के बारे में। तो इंडिया में यूजुअली जब हम इंडिजिनियस पॉपुलेशन की बात करते हैं वी आर मोस्टली रेफरिंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि ये इशू क्यों आया, ठीक है। ये इसलिए हुआ बिकॉज 1990 से हम देख सकते हैं बहुत ज्यादा मतलब एक टर्मोइल हो चुका है मिलिट्री का। इराक ने कुवैत के ऊपर इन्वेड किया, रवांडा जो है यहाँ पे जेनोसाइड हुआ था मैसिव स्केल पे, 5 लाख मतलब लोग मारे गए थे विद इन द मैटर ऑफ वीक्स। आपने देखा होगा इंडोनेशिया ईस्ट तिमोर के ऊपर बहुत ज्यादा मतलब दबाव डाल रहा था, वहां पे ईस्ट तिमोर में बहुत ज्यादा किलिंग्स हुई थी। तो आप इन सब से देख सकते हो ह्यूमन राइट्स जो है आपके बहुत ज्यादा वायलेट हो जाते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके ह्यूमन राइट्स बहुत ज्यादा वायलेट हो सकते हैं। एंड इवन दो आप यहाँ पे यूएन में जाके डिबेट करोगे, जरूरी नहीं है कि यूएन आपकी हेल्प कर पाए। यूजुअली वो डेवलप्ड नेशंस जो बोलते हैं, मोस्टली अमेरिका, उसी की सुनता है। नेक्स्ट बात करेंगे ग्लोबल पॉवर्टी, ठीक है। पॉवर्टी क्या होता है, बेसिकली आपका पॉवर्टी होता है आप जब एक्सेस नहीं कर पाते हो इनफ रिसोर्सेज को टू लीड अ डिग्निफाइड लाइफ, ठीक है। यूजुअली लोग मॉनिटर वैल्यू में भी कर देते हैं कि आप इतना कमाते हो इतना वो सब, बट बेसिक डेफिनेशन यही है, ठीक है, कि आप कैसा एक्सेस नहीं कर पाते हो रिसोर्सेज को। अब अगर हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करें तो आज के दिन कुछ 650 करोड़ लोग हैं। 25 साल में ये 700 से 800 करोड़ हो जाएगा। तो आप सोच रहे हो कि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी, तो टाइम में 900 to 1000 करोड़ भी जा सकता है। तो इतना ज्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है एंड ये बहुत क्लस्टर्ड है, ठीक है। मतलब एक ऐसा नहीं है कि बहुत इवनली स्प्रेड है, बहुत छोटी जगहों में भी है, जैसे इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, यहाँ पे ही आधी दुनिया की पॉपुलेशन रिसाइड करती है इन्हीं कंट्रीज के अंदर अंदर। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब कितना ज्यादा पॉपुलेशन इशू है, ठीक है। इतना ज्यादा पॉपुलेशन है बट रिसोर्सेज तो उतनी ही है जितने थे पहले। तो यहाँ से आप देखोगे कि बहुत ज्यादा एक डिस्पैरिटी क्रिएट हो जाती है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, और लोग ज्यादा पुअर होते जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे जो कंट्रीज है जो रिच होती जा रही हैं उनका जो पॉपुलेशन रेट है वो भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। वो लोग उनका जो फर्टिलिटी रेट है, पॉपुलेशन रेट है, वो भी डिक्रीज हो रहा है। जैसे यूएसए हो गया, तभी वो अबॉर्शन लॉज वगैरह ला रहे हैं, इतने रिग्रेसिव लॉज ला रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट। बट कंट्रीज लाइक इंडिया, ठीक है, कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, कंट्रीज लाइक चाइना, यहाँ पे बढ़ रहा है हमारा। तो ये सब बहुत कोरिलेटेड है, ठीक है। पॉवर्टी ज्यादा हुई, पॉपुलेशन बढ़ गई, और पॉवर्टी हुई और पॉपुलेशन बढ़ गई, तो बहुत बड़ा एक हम लोग कह सकते हैं एक सर्कल क्रिएट हो जाता है, एक ट्रैप क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पे हमको दिखेगा कि जो ग्लोबल नॉर्थ है उसमें ज्यादा उतना प्रॉब्लम नहीं आता। बाय द वे ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ समझा देती हूँ। ग्लोबल नॉर्थ का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि जो कंट्रीज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आ रही है, एंड ग्लोबल साउथ का मतलब नहीं है जो कंट्रीज सदर्न हेमिस्फेयर में आ रही है। ग्लोबल नॉर्थ का बेसिक मतलब है ऑल द डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। सारे डेवलप्ड एंड मोस्टली नेटो कंट्रीज आपकी ग्लोबल नॉर्थ में आ जाएगी, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया, इवन दो इट्स इन साउथ, इट्स इन सदर्न हेमिस्फेयर, इट्स अ ग्लोबल नॉर्थ, ठीक है। इट्स वेरी डेवलप्ड एंड इट्स मतलब नेटो के अराउंड ही है वो, ठीक है। इवन दो इट्स नॉट, आई गेस इट्स नॉट एन ऑफिशियल पार्ट। और अगर हम बात करें यहाँ पे ग्लोबल साउथ की, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल कंट्री लाइक ईरान, टर्की, अफगानिस्तान, ये सब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, बट दे आर स्टिल ग्लोबल साउथ, ठीक है, बिकॉज दे आर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, डेवलपिंग आर नॉन डेवलप्ड कंट्रीज के विद इन आते हैं वो। तो ये यहाँ पे हमें ध्यान रखना जब भी मैं ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ बोलूं, तो ग्लोबल साउथ जो है यहाँ पे पॉपुलेशन का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है।
अब आपका जो पॉवर्टी आपका इस ग्लोबल साउथ में होगा, इसको एस्केप करने के लिए लोग क्या करते हैं, माइग्रेशन। अब माइग्रेशन और रेफ्यूजी के बीच का अंतर समझो। माइग्रेशन वो होता है जो फॉर एग्जांपल इंडिया से कोई इंसान है, उसने कहा यूएसए में ये जॉब बहुत ज्यादा अच्छी मिल रही है, मैं निकल लेता हूँ, ठीक है, तो वो इंसान माइग्रेट कर रहा है उस कंट्री में। बट यहीं अगर रशिया यूक्रेन का एग्जांपल ले, तो यहाँ पे यूक्रेन में लोग अपने घर छोड़ के बाहर जा रहे हैं, ठीक है, बहुत लोग होंगे जो बाकी किसी कंट्री में शिफ्ट हो रहे हैं, तो वो एक रेफ्यूजी की तरह शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, उनके पास ऑप्शन नहीं है, उनकी कंट्री में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हो गए, उस रीजन से उनको छोड़ना पड़ा। यहीं इंटरनली भी हम लोगों ने देख रखा है हमारे कंट्री में, 1990s में कश्मीरी पंडित के साथ जो हुआ था, ठीक है, वहां से उनको वापस आना पड़ा था, तो वो एक रिफ्यूजी इश्यू बन चुका था, बिकॉज वहां पे उनको मतलब ऑब्वियसली मास जेनोसाइड हुआ था, तो वहां पे उनके सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा इश्यू हो गया था। अब यहाँ पे हमने देखा है कि 1990 से 1995 के बीच में 70 स्टेट्स जो हैं वो वॉर में इन्वॉल्व हुई है। अगेंस्ट स्टेट का मतलब वो नहीं है, स्टेट का मतलब एज अ कंट्री भी ले सकते हैं। 93 वॉर्स लड़ी गई हैं, एंड जिसमें से 55 लाख लोगों की डेथ हो गई है। 55 लाख पीपल हैव डाइड बिकॉज ऑफ दीज वॉर्स, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे 1990 से जितना हम लोगों को रिफ्यूजी माइग्रेशन डेटा हमारे पास है, यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि 60 में से सिर्फ 3 को छोड़ के, मतलब 57 जितने मतलब आपके रिफ्यूजी ग्रुप्स हैं, वो ग्रुप्स आपके बने हैं बिकॉज ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनली जो इशू हुआ है उसके वजह से, फॉर एग्जाम्पल कश्मीरी पंडित, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ था, ठीक है, इवन दो ऑब्वियसली एक्सटर्नल वो भी था वहां पे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इंटरनली जब कंट्री में आपके होता है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जैसे अफगानिस्तान, तो वो आप जब रिफ्यूजी बनते हो तो वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू बाहर से आने पे। हेल्थ एपिडेमिक्स की बात करें, हम लोग पैंडेमिक ऑलरेडी गुजर चुके हैं, एकदम अभी भी चल रहा है वो पैंडेमिक। आपको पता है कि एक कंट्री अकेले नहीं कर पाएगी, हर कंट्री को साथ में आना पड़ेगा। यहाँ पे एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2003 जो भी चला गया है, वहां से मतलब एस्टिमेटेड था कि 4 करोड़ लोग होंगे जिनको HIV एड्स फैला होगा, जिसमें से 2/3, सोच सकते हो 4 करोड़ का 2/3 तो सिर्फ अफ्रीका में होगा, एंड बाकी जो रेस्ट है उसका आधा साउथ एशियन कंट्रीज में होगा। अब नॉर्थ अमेरिका और जो नदर्न आपका जो ग्लोबल नॉर्थ है, यहाँ पे ऑलरेडी इनके पास इतने सारे रिसोर्सेज है कि इन्होंने इसके लिए एंटी वैक्सीन मतलब उन्होंने वैक्सीन बना रखी हैं, एंटीबायोटिक्स बना रखी हैं, तो उनको ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाता है। बट साउथ एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज ये बहुत पुअर है, इनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो हम ये इसको एक्सेस नहीं कर पाते, हम इसको इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते, ठीक है। तो हम लोग तो मलेरिया, डेंगू वगैरह, फीवर, कॉलेरा, इन सब से ही नहीं निकल पाए हैं अभी तक। तो ये जो सारे एपिडेमिक्स होते हैं, ये बेसिकली यही दिखाते हैं कि सिर्फ बॉर्डर तक बात नहीं रहती है, आपकी बात जो होती है वो मतलब बॉर्डर के बाहर भी स्प्रेड हो जाती है। ये नहीं है कि पाकिस्तान में बर्ड फ्लू आया तो वो इंडिया में नहीं आ सकता, या फिर इंडिया में आया तो पाकिस्तान नहीं जा सकता। ये बॉर्डर तक नहीं सीमित रहता है, ये वैसे स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे HIV एड्स की बात करें, तो ऑब्वियसली इतना ज्यादा हम लोग सिक्योरिटी की डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या सिक्योरिटी मतलब हम जब एक्सपेंशन करते हैं तो इसका मतलब कोई भी टाइप की डिजीज हो सकती है, कोई भी टाइप का डिजीज आपको हम कह सकते हैं एक थ्रेट है? नहीं, आपका एक मिनिमम क्राइटेरिया आपको आप एक फुलफिल करना होगा, ठीक है। वो यूजुअली होता है जब आपकी एग्जिस्टेंस पे थ्रेट आ रहा हो, ठीक है। तो जब आपके एग्जिस्टेंस पे थ्रेट आ रहा होता है तो वो एक बहुत सीरियस सिक्योरिटी इशू बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल मालदीव, बांग्लादेश का एग्जाम्पल दिया था हम लोगों ने, साउथ अफ्रीका HIV एड्स का दिया था हम लोगों ने, रवांडा का जेनोसाइड का एग्जाम्पल दिया था, तो वो इसके विद इन आ जाएंगे। अब कोऑपरेटिव सिक्योरिटी की बात करें, तो कोऑपरेटिव सिक्योरिटी अगेन हमारा मेन वे जो हम लोग इसको हैंडल कर सकते हैं नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स को, अगेन इज कोऑपरेशन एज कम्पेयर टू मिलिट्री, ठीक है। मिलिट्री को यूज करना मतलब मैटर्स को वर्स करना हो जाएगा, ठीक है। कोई अगर इंसान है वो ऑलरेडी पॉवर्टी वगैरह से गूंज रहा है, ऑलरेडी बहुत सोशियो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड है, उसमें अगर आप मिलिट्री ले आओगे उस चीज के अंदर, तो वर्स हो जाएंगी मैटर्स, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे कोई इशू। तो यहाँ पे बेसिकली कॉपरेशन कैसे हो सकती है, बायलेटरल हो सकती है कि 2-3 कंट्री साथ में आके मतलब वो कर रही है, रीजनल हो सकती है। बायलेटरल मतलब 2 कंट्रीज, रीजनल मतलब 2-3 कंट्री से ज्यादा एक रीजन की कंट्री साथ में आ रही, जैसे सार्क, ठीक है। कॉन्टिनेंटल मतलब एक पूरा कॉन्टिनेंट आ गया, एशिया पूरा आ गया, ग्लोबल ऑब्वियसली सारा। तो यहाँ पे आपकी जो मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उन्हीं का नाम दिया हुआ है यहाँ पे, UN, रेड क्रॉस, चर्चेस, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन भी हेल्प करती हैं, एंड ग्रेट पर्सनालिटी जैसे मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला, तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है इसमें।
अब हम बात करते हैं इंडिया के सिक्योरिटी इश्यूज के बारे में। तो ये फाइनल टॉपिक है इस चैप्टर का। इंडिया के सिक्योरिटी इश्यूज की बात करें तो यहाँ पे 4 ब्रॉड कंपोनेंट्स हैं इंडिया के सिक्योरिटी इशू में। ठीक है, सिक्योरिटी इश्यूज को डील करने में 4 ब्रॉड कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला हमारा कंपोनेंट है यहाँ पे डील करने के लिए, दैट इज खुद की मिलिट्री कैपेबिलिटीज बढ़ाना। तो इंडिया एट वॉर बहुत बार जा चुका है। ठीक है, 1947-48 पाकिस्तान के साथ कश्मीर के ऊपर, 65 में कश्मीर के अगेन कश्मीर एंड रन ऑफ कच्छ रीजन में पाकिस्तान के साथ हुआ था। 71 दिसंबर में हम लोग बांग्लादेश के लिबरेशन के लिए लड़े थे, राइट। एंड देन 1999 कारगिल वॉर। तो पाकिस्तान के साथ बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, चाइना के साथ भी अक्टूबर 1962 में कॉन्फ्लिक्ट आ चुके हैं। तो उसी रीजन से इंडिया अपना न्यूक्लियर वगैरह डेवलप कर रहा है। 1974 मई में हमने सबसे पहले टेस्ट किया था। एंड हम लोग इसको जस्टिफाई कैसे करते हैं, बाय सेइंग कि दिस इज फॉर आवर सिक्योरिटी। ठीक है, लॉजिक ऑफ डेटरेंस को यूज करते हुए ये हमारी सिक्योरिटी है, वी आर नॉट गोइंग टू यूज इट। मतलब सबसे पहले यूज नहीं करेंगे, दिस इज मोस्टली फॉर आर सिक्योरिटी पर्पसेस, दिस इज फॉर पीस बिल्डिंग पर्पसेस। सेकंड, हम लोग इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट कॉपरेशन में आ जाता है हमारा इंटरनेशनल नॉन। इंडिया अगेन मैंने आपको बताया नॉन अलाइनमेंट फॉलो करती है, किसी से अलाइन नहीं करती। हम लोग डीकोलोनाइजेशन पे बिलीव करते हैं, हम लोग डिसआर्मामेंट में बिलीव करते हैं, यूएन पे बिलीव करते हैं। हम बिलीव करते हैं कि नॉन प्रोलिफरेशन, मतलब बहुत नॉन डिस्क्रिमिनेटरी नॉन प्रोलिफरेशन सबको परस्यू करना चाहिए। न्यू के ऊपर हम लोगों ने बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स कर रखी हैं। नॉन अलाइनमेंट हमारा एकदम कोर है। 1997 में हमने क्योटो प्रोटोकॉल ज्वाइन किया था, विच इज फॉर मतलब ग्लोबल, मतलब आपका वार्मिंग में जो गैस इमिशन होती है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन, उसको कम करने के लिए हमने यूएन पीस कीपिंग मिशन में बहुत पार्ट किया है। तो एक तरीके से हमारा फॉरेन पॉलिसी एक बहुत स्ट्रॉन्ग हमारा पार्ट रह चुका है एज अ कंट्री। थर्ड कंपोनेंट जो हो गया आपका इंडिया की सिक्योरिटी का, इस हम लोगों का यहाँ पे कि हम लोगों के जो चैलेंजेस आए कंट्री में, हमने उनके साथ बहुत डिप्लोमेटिकली हम लोगों ने बिहेव किया है उसके साथ। ठीक है, तो मिलिटेंट चैलेंजेस आए हमारे पास। हमारे जो स्टेट्स हैं यहाँ पे, नागालैंड, मिजोरम, पंजाब, कश्मीर, यहाँ पे बहुत सारी मिलिटेंट और सेपरेशनिस्ट जो आपकी ग्रुप्स होती हैं, वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज हुई हैं। तो इन सबको कर्ब करने के लिए हमने डिप्लोमेटिक मेजर्स यूज करे एज कम्पेयर टू मिलिट्री, बिकॉज मिलिट्री अगर पूरा सिर्फ घुसा देते और कुछ डिप्लोमेसी नहीं होती तो इश्यूज ऑब्वियसली एस्केलेट कर जाते हैं। एंड फाइनली वी हैव मेड श्योर कि हमारे जो सिटीजन्स हैं, ठीक है, वो एक इस तरीके से बन सके इकोनॉमी कि पॉवर्टी, मिजरी और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट ना करे। बट वी ऑल नो कि ये अभी तक नहीं हो पाया एंड वी हैवंट क्वाइट सक्सीडेड येट। ठीक है, बट वी कैन ऑलवेज बी होपफुल। तो यहाँ पे हमको यहाँ ध्यान रखना जरूरी है कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट इज आवर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दैट होप। ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट बस एक आइडियल नहीं है, डेमोक्रेसी बस एक थॉट प्रोसेस नहीं है, डेमोक्रेसी एक खुद एक गारंटी है, एक वारंटी कार्ड है हमारी कंट्री का, हमें कह सकते हैं, क्योंकि वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडे। बहुत आसान चैप्टर था, ज्यादा इसमें आपको स्ट्रेस लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे जरूर लिख दीजिएगा। आपके जो नोट्स हैं इस चैप्टर के ऑलरेडी बन चुके हैं, वो आप लोगों को अपने यहाँ पे कमेंट सेक्शन में, अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो होता है वहां पे चेक कर सकते हैं, आपको वहां पे मिल जाएंगे, उससे भी ग्रो थ्रू कीजिएगा, वो भी बहुत अच्छे नोट्स हैं। एंड अगर कोई डाउट हो तो उसको प्लीज लिख दीजिएगा। दैट इज अबाउट इट, थैंक यू सो मच, प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड इसको लाइक कीजिएगा, जिससे मुझे पता लग सके आपको वीडियो समझ में आया है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन इफ यू मेड इट सो फार। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।